हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्नों का उत्तर कराने वाली हूँ और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। ये 2 प्रश्न होंगे चंद्रगुप्त मौर्य और महान राजा अशोक से संबंधित, उनके साम्राज्य विस्तार से संबंधित ये प्रश्न होंगे। और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को मैं फॉलो कर रही हूँ और इसमें जो प्रश्न पत्र 3 है जिसमें आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ना है और उसमें भी प्राचीन भारत के इतिहास से इस प्रश्न को मैंने लिया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाला है। इसमें आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार को जानेंगे और ये 20 अंक का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है अब हम लोग ये जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य के विस्तार की विवेचना कीजिए, ये आज का पहला प्रश्न है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में मैंने 2 प्रश्नों को शामिल किया और जो दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित इसी तरीके से है, लेकिन वो आपको महान राजा अशोक जो हैं उनके साम्राज्य विस्तार से संबंधित होगा। चूँकि पिछले 1-2 दिन से क्लास में ले नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। तबीयत जब सही नहीं रहती है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अब जो भी वीडियो आपको मिलेंगे उसमें कंटेंट अधिक होंगे ताकि जो पिछले 2 दिन क्लास मैंने नहीं लिया तो वो रिकवर हो सके और जल्द से जल्द ये सिलेबस जो है वो समाप्त भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य के विस्तार की विवेचना कीजिए। तो इसके जब मैंने आंसर लिखे हैं तो जैसे मैंने हर बार जो आंसर में मैंने इसके 3 भाग बनाते हैं, जैसे कि भूमिका को बताती हूँ, भूमिका में लिखने होते हैं। मुख्य भाग में भी मैं वो सारे पॉइंट को शामिल करती हूँ जो खास करके प्रश्न में पूछे गए हैं। और फिर होता है निष्कर्ष का। भूमिका में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो थोड़ी पहले की चीज़ें हैं उसको भी शामिल करना होता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब मैंने साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया तो मैंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भी कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ शामिल किए हैं, किस तरीके से उसकी स्थापना हुई, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, तो संक्षिप्त में मैंने भूमिका में डाला है। फिर मुख्य भाग में इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में मैंने बताया, कैसे इन्होंने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की, फिर पश्चिम की तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया, फिर दक्षिण भारत पे कैसे इन्होंने और कैसे संकेत मिलते हैं कि हाँ दक्षिण भारत में भी इनके साम्राज्य विस्तृत थे, तो इसे मैंने मुख्य भाग में शामिल किया है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भूमिका में है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण कुल और परिवार के थे, बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासन के अंतिम दिनों का लाभ उठाया, क्योंकि मौर्य वंश के पहले जो शासन था वो नंद वंश का शासन था और जब उनका अंतिम समय चल रहा था उस समय में साम्राज्य जो था वो उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था जितना वो अपने पूर्व के समय में था। तो उसका लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहायता की थी चाणक्य ने। थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में भी जान लें। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों का प्रभुत्व को मिटा करके मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दे रहे थे चाणक्य की सहायता पा करके मौर्य वंश को की स्थापना की थी। नंदों के शासन को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तर पश्चिम को भी मुक्त कराया था। सेल्यूकस का से भी सामना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्र थे जिससे मुक्त कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब उस क्षेत्र को, और अपने मगध साम्राज्य में उसको शामिल कर लिया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। हम लोग आगे डिटेल में इसको जानेंगे। यूनानी वायसराय के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त विजय साबित हुए थे। जो सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय साबित हुए थे और उनका साथ दे रहे थे चाणक्य। दोनों के बीच शांति समझौता हुआ। 500 हाथी मिले और बदले में सेल्यूकस ने उन्हें न केवल अपनी बेटी बल्कि पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम इलाके भी दे दिए थे। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य कायम किया था जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल ही नहीं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के भारत
और दक्षिण भी शामिल थे। और किस तरीके से इन्होंने इसका विस्तार किया इन सारे क्षेत्रों पे, इसको हम लोग आगे जानेंगे डिटेल में। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर के अलावा भी मौर्य जो थे वो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में ये फैले हुए थे। उत्तर पश्चिम में उन्हें उन खास क्षेत्रों पर भी दबदबा बनाया जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य भी अपना हिस्सा नहीं बना पाए थे। तो वैसे क्षेत्र पर भी इनका अधिकार था जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य भी अपना अधिकार नहीं बना पाए थे। तो इन्हीं साम्राज्य विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, मगध का विजय, सेल्यूकस के साथ युद्ध और सौराष्ट्र और दक्षिण भारत का युद्ध। तो हम लोग चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और जानें। देखिए, मगध का विजय, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मगध पे किस तरीके से विजय इन्होंने किया। इस विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त ने मगध की ओर प्रस्थान किया। विशाखदत्त, यहाँ विशाखादत्त होगा। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में धननंद और चंद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन किया है। इनकी जो विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें धननंद और चंद्रगुप्त के बीच में जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम लोग बहुत कुछ साहित्यों से हम लोगों को पता चलता है, बहुत सारे अभिलेख होते हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है। जैसे अशोक के बारे में अगर आपको जानकारी मिलेगी साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अभिलेखों की चर्चा होगी, स्तंभ लेख, शिलालेख, इन सारी चीज़ों की ज़्यादा चर्चा होगी क्योंकि उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में वहाँ से जब बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ एक साहित्य का बात हो रहा है मुद्रा राक्षस का। तो मुद्रा राक्षस में धननंद और चंद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। और चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक के साथ मगध साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त की विजय हुई। धननंद का सब परिवार हत्या कर दिया गया और इस प्रकार नंद वंश का राज्य को समाप्त कर दिया गया और एक नया वंश का शुरुआत हुआ, वो था मौर्य वंश, जो काफ़ी शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा था। फिर नेक्स्ट हम लोग सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, तो उसको हम लोग जानेंगे। इसमें कौन कौन से लाभ हुए, किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ चंद्रगुप्त का। देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य विभाजन के लिए उसके प्रमुख सेनापति में युद्ध प्रारंभ हो गया था। जब सिकंदर महान जब मृत्यु हो गई थी तो पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ पर साम्राज्य का विभाजन होने के लिए उसके जो प्रमुख सेनापति उनके बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में सेल्यूकस जीता। सेल्यूकस के हाथ में बहुत सारे प्रांत मिले थे। सेल्यूकस विजयी हुआ। सेल्यूकस काबुल की ओर से सिंधु को पार करना चाहता था। काबुल के क्षेत्र से वो सिंधु को पार करके भारत में आना चाहता था। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य जो था वो संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में सेल्यूकस की पराजय हो गई और उसे संधि करनी पड़ी थी क्योंकि वो भारत में आना चाहता था और भारत में मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो आने देना नहीं चाहते थे। दोनों के बीच में युद्ध हो गया और युद्ध के बाद सेल्यूकस जो था वो हार गया और सेल्यूकस जब पराजित हुआ तो उस समय में एक संधि हुई। इस पराजय के बाद इस संधि के अनुसार उसे कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त को उपहार स्वरूप देने पड़े थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे और इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भी देना पड़ा था। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं अत्यंत विस्तृत हो गई। उसका राज्य पश्चिम में हेरात, काबुल, कांधार से लेकर के पूर्व में कामरूप तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था। कितना? तो पश्चिम में हेरात, काबुल, कांधार, पूर्व में कामरूप और उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो विस्तृत था। सौराष्ट्र और दक्षिण भारत का विजय, कि दक्षिण भारत में किस किस क्षेत्र में है या फिर कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि उसका प्रांतपति पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का शासन चलाता था और चंद्रगुप्त ने वहाँ सिंचाई के लिए सुदर्शन नामक झील का प्रबंध किया। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का शासन मिलता है कि पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र का शासन उस समय चला रहे थे और उसी समय में जो सुदर्शन झील है उसका प्रबंधन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त का सौराष्ट्र पर अधिकार था
अधिकार था तभी तो उन्होंने सुदर्शन झील का वहाँ निर्माण किया था सौराष्ट्र में। यह भी अनुमान है कि अवंती और मालवा भी उनके राज्य में सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर भी अधिकार कर लिया था। अब हम लोग निष्कर्ष को जानेंगे। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सिंहासन अधीन होने के बाद साम्राज्य के विस्तार के लिए दिग्विजय की थी। युद्ध किया था बहुत सारा साम्राज्य के विस्तार के लिए। जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य का शासन को संभाला उसके बाद, तो प्लूटार्क का कहना है कि इसके लिए उसने 6 लाख सेना एकत्रित की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस दिग्विजय के लिए 6 लाख की सेना एकत्रित की थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसके विवरण में भी चंद्रगुप्त को शैलेंद्र हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र के सभी राजाओं का आश्रयदाता कहा गया है। महावंशिका में भी उसे संपूर्ण जम्बू द्वीप का एक छत्र राजा कहा गया है। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रयत्न का ही फल था। चंद्रगुप्त जो थे उनको चाणक्य की सहायता हमेशा मिला करती थी, और ये बिना चाणक्य की सहायता के इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर पाना मुश्किल था। और यह चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रयत्न का ही फल था कि पहली बार हिंदू कुश और हिमालय से लेकर के पूरब में बंगाल, पश्चिम में सौराष्ट्र और विंध्याचल के पार मैसूर तक भारतीय साम्राज्य की सीमाएं फैल गई थीं। तो इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो किसी शासक के अधीन था। तो आपने जाना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब आप जानेंगे महान राजा अशोक के बारे में। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है कि अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य की विस्तार की विवेचना कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और हो संभावना रहती है हमेशा ये प्रश्न पूछे जाने की। तो और जेपीएससी में भी आने की संभावना है इस प्रश्न का, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे प्रश्न को बनाया है। सिलेबस के एक एक बिंदु पर मैं फोकस रहती हूँ, और वहाँ से जिस तरीके से भी प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जाने हैं, तो उन सारे से प्रश्न मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो आप बिलीव कर ही सकते हैं। और आगे तो कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं ये प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों से ही। तो मैं उसी को आधार में रख करके आपसे प्रश्न जो है वो प्रश्न निकालती हूँ, और आंसर जब मैं करती हूँ तो मैं काफ़ी अधिक से अधिक विश्वविद्यालय की किताबों को मैं फोकस करती हूँ कि विश्वविद्यालय की किताबों से मैं हेल्प लेती हूँ। तो ये इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर मैंने वहाँ से लिया है। और ख़ासकर एक और किताब है जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी आपको, अभी मिल नहीं रही है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी कि उस किताब का भी मैं हेल्प लेती हूँ जब मैं प्राचीन भारत के इतिहास के आंसर करती हूँ। तो देखिए, अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य के विस्तार की विवेचना कीजिए, ये आज का प्रश्न दूसरा प्रश्न है। आंसर जब मैंने लिखा है तो वही इसकी भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष का है, तो लेकिन पैराग्राफ को चेंज करके मैंने इसको लिखा है। देखिए कैसे आंसर है। राज्यारोहण के बाद अशोक ने, जब अशोक का राज्यारोहण हुआ उसके बाद अशोक ने अपने पूर्वजों की दिग्विजय की नीति को अपनाया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो दिग्विजय का नीति था, या बिंबिसार का जो अपना एक उनका ये था, माफ़ कीजिएगा, बिंदुसार का, इनका अपना जो एक तरीका था साम्राज्य को विस्तृत करने का या विदेशों के साथ इनका जो संपर्क था, तो मतलब उसका ही इन्होंने अनुसरण किया और दिग्विजय की नीति को भी अपनाया अशोक ने। यद्यपि उसको अपने पूर्वजों से यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु अशोक संपूर्ण भारत को विजित करना चाहता था। बिंदुसार जो थे उनके दिग्विजय की जो नीति थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया था, लेकिन विदेशों के साथ उनका बहुत ही अच्छा संपर्क था। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के जो विस्तृत साम्राज्य थे, तो राजा अशोक को अपने पूर्वजों से इतना बड़ा विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु अशोक संपूर्ण भारत को विजित करना चाहते थे। अशोक ऐसा चाहते थे उनका कि वो पूरे भारत को विजय करना चाहते थे। कल्हण की राजतरंगिणी से मालूम होता है कि पहले उसने कश्मीर को विजय किया। ऐसी अनुश्रुति भी है कि अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। तो राजतरंगिणी से कुछ इनके साम्राज्य के बारे में पता चलता है, इनके मंसूबे के बारे में पता चलता है। और उन्होंने कश्मीर का विजय किया था और वहाँ पर श्रीनगर नामक जो जगह था उसको भी इन्होंने
बसाया था। कश्मीर की घाटी में अनेक चैत्य और स्तूपों का भी निर्माण किया था, यानी कि इनका विस्तार जो था वो कश्मीर में था इनके साम्राज्य का। इसके बाद वह कलिंग विजय किए, कलिंग का भी विजय इन्होंने किया जो कि भारत का पूर्व का क्षेत्र है और काफ़ी मतलब साम्राज्य विस्तार की दृष्टि में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित था। कलिंग नंद सम्राटों के अधीन था, किंतु जब नंद साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कलिंग पर विजय नंदों ने भी प्राप्त किया था। नंद वंश जो मौर्य वंश के पहले का वंश था, उन्होंने भी कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित किया था। लेकिन जब नंद वंश का अंत हो गया तो कलिंग ने स्वतंत्र हो गए, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम कर दिया, स्वतंत्रता को की घोषणा कर दी उन्होंने। उस समय में अशोक राज्य कश्मीर से नेल्लौर तक तथा बंगाल से हेरात तक फैला हुआ था, किंतु कलिंग के कारण उसका दक्षिण पूर्व भाग जो था वो काफ़ी असुरक्षित था। तो शक्ति के दृष्टि से जो कलिंग था अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को सुरक्षित करने के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस कारण से अशोक चाहते थे कि कलिंग पर उनका अधिकार हो जाए, जो कि उस समय में अशोक के समय में एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन आगे चल करके इन्होंने कलिंग को अपने शासन में किस तरीके से मिलाया, अतः उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया क्योंकि उस पर उनको विजय प्राप्त करना था, उस पर उनको अधिकार करना था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस कारण से उन्होंने आक्रमण किया और इस कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और इसमें कई गुना लोग हताहत भी हुए थे, कई लाख लोग हताहत हुए थे। युद्ध की भयंकरता का प्रभाव अशोक पर पड़ा। जब कलिंग का युद्ध हुआ और वो इतना भयंकर युद्ध था कि इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था, तो इसका प्रभाव अशोक के मानसिकता पर पड़ा। और फिर कलिंग युद्ध के बाद शास्त्रों की दिग्विजय के स्थान पर अशोक ने धम्म विजय की नीति को अपनाया। मतलब शास्त्र की दिग्विजय के स्थान पे, मतलब दिग्विजय अब वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा रक्तपात अब आगे आने वाले समय में किसी युद्ध में हो, तो उन्होंने धम्म विजय यानी कि धर्म पर विजय की नीति को अपनाया। किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा जो अर्जित और सुसंगठित राज्य को उसने विघटित होने की छूट दे दी थी। तो लेकिन देखिए, धम्म विजय की नीति को तो इन्होंने अपनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि साम्राज्य विखंडित हो जाए या फिर उन्होंने ये छूट दे दिया कि मतलब अब वो कोई भी आक्रमण उनके ऊपर कर सकता है, विघटित मतलब कोई भी स्वतंत्र हो सकता है, कोई भी अलग हो सकता है उनके राज्य से। विघटनकारी तत्वों को दबाने के लिए उसका बल अक्षुण्ण बना रहा। तो ये उनकी शक्ति हमेशा बनी रही ताकि साम्राज्य टूटे नहीं, साम्राज्य हमेशा एकत्रित रहे, उसमें विघटन ना आए। तो इसके लिए उनका जो बल था, उनकी शक्ति थी, वो हमेशा लगातार बनी हुई थी। केवल दूसरे स्वतंत्र राज्य को विघटित करने के लिए बल या सेना का उपयोग कलिंग युद्ध के बाद नहीं किया गया था। अलग दूसरे मतलब जो साम्राज्य विस्तृत हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं था कि एक नए राज्य को विजित करना है, उनको भी अपने में मिलाना है, तो ये काम नहीं हुआ था कलिंग युद्ध के बाद से। तो धम्म विजय के बाद से भी जब उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया तो उसके बाद से ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो साम्राज्य को विस्तृत करने के, अलग राज्य को मिलाने के लिए। हाँ, वो उतना शक्ति उतना था कि बस जो साम्राज्य इन्होंने बना रखा है, जो फैला रखा है, वो विघटित ना हो, वो टूटे नहीं। यही कारण है कि अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश और हिमालय से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में कलिंग तक था। नीचे दक्षिण की ओर चेर, चोल, पांड्य आदि राज्यों की सीमा तक ये विस्तृत रहा था। तो ये मैंने मैप के माध्यम से बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार को। ये जो ग्रीन भाग आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ कोशिश किया, एग्जैक्ट तो नहीं उतर पाता है, लेकिन मैंने यहाँ प्रयास किया है मौर्य साम्राज्य को के विस्तार को दिखाने का। इतनी जगहों पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, जो कि आज आधुनिक मतलब आने वाले समय में जो अंग्रेज़ों का विस्तार हुआ था भारत पर, तो इतना बड़ा विस्तार उनका भी नहीं था इतने बड़े क्षेत्र पर, जितना कि अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मिलता है। अशोक को अपने पूर्वजों से एक विस्तृत साम्राज्य मिला था। उत्तर पश्चिम में सेलुकस ने चंद्रगुप्त को हिरात,
कांधार, बलूचिस्तान और काबुल की घाटी के प्रदेश दिए थे। तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि किस तरीके से पश्चिम का जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर विस्तार किया था। तो ये सारे जगह जो थे अशोक को पूर्वजों से ही मिले हुए थे, उनके दादा से ही उनको मिला हुआ था। इन क्षेत्रों पर अशोक का अधिकार बना रहा, ऐसा नहीं था कोई स्वतंत्र हुआ, इन पर इसका अधिकार बना ही था, क्योंकि उसके शिलालेख कांधार के निकट शरीकूना, पेशावर और शहबाजगढ़ी और हज़ारा जिले में मानसेहरा नामक स्थान से मिले हैं। वेनसोंग ने लिखा है कि कपिश और जलाला बाद में अशोक ने स्तूप बनवाए और कश्मीर उसके राज्य में भी सम्मिलित था। तो वेनसोंग के भी विवरण में ये मिलता है कि किन किन क्षेत्रों में अशोक के मिले हैं क्षेत्र विस्तार के आधार या फिर उनके संकेत। और फिर ये जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है जहाँ से जैसे शेरकुना हो गया, पेशावर हो गया, फिर ये शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा का अभिलेख, इन सभी जगहों के अभिलेख से मिलने से पता है कि यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार था अशोक का। देहरादून जिले में कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोक के शिलालेख से यह पता चलता है कि गढ़वाल देहरादून का यह पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश अशोक के अधिकार में था। देहरादून में एक क्षेत्र है कालसी, वहाँ से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। तो इससे यह भी पता चलता है कि जो गढ़वाल और देहरादून का जो क्षेत्र था गढ़वाल का, वहाँ पर भी अशोक के अधिकार थे। अभिलेखों, अनुश्रुतियों और अशोक के द्वारा निर्मित स्मारकों से ज्ञात होता है कि नेपाल और उसके तराई भूभाग पर भी अशोक का आधिपत्य था। उसके अभिलेख रुमिनदेई और निगली गांव जो था वहाँ पर भी अभिलेख मिले हैं। बिहार के चंपारण में लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ में भी अशोक के स्तंभ मिले हैं। यह स्तंभ लेख इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नेपाल की तराई का समस्त भूभाग अशोक के राज्य में शामिल था। रामपुरवा का अभिलेख और ललित पाटन का अशोक द्वारा निर्मित स्मारक स्तूप इस बात का साक्षी है कि नेपाल की घाटी का पूरा प्रदेश अशोक के राज्य के अंग थे। नेपाल पर भी और नेपाल का जो तराई क्षेत्र था वहाँ पर भी अशोक के साम्राज्य विस्तृत थे। तो ये सभी अभिलेखों से पता चलता है। अनुश्रुतियों के आधार पर अशोक ने नेपाल के अनेक स्थानों पर यात्रा की थी। वहाँ देवपाटन या पाटल नामक नगर भी बसाया था। तो नेपाल में इन्होंने वहाँ पर यात्रा भी किया था, नेपाल का यात्रा किया था और वहाँ पर देवपाटन और पाटल नाम का नगर भी उन्होंने बसाया था। इस नगर के बीच में उसने एक चैत्य भी बनवाया था और 4 चैत्य नगर के चारों ओर मुख्य स्थान पर निर्मित भी कराया था। ये जो चैत्य थे चारों ओर मुख्य स्थान पर भी इसको निर्मित कराया था। अशोक की पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के क्षत्रिय राजकुमार देवपाल से हुआ था। अशोक की एक बेटी थी चारुमती, उनका विवाह नेपाल के राजकुमार से हुआ था जिनका नाम था देवपाल। पश्चिमी नेपाल का प्रसिद्ध स्वयंभूनाथ का मंदिर भी अशोक के द्वारा निर्मित बताया जाता है। तो इन सारे मंदिरों से भी ये पता चलता है जिसको अशोक ने बनाया कि यहाँ पर अशोक के साम्राज्य विस्तृत थे। पूर्व में बंगाल के अशोक राज्य में शामिल किया था। इस तथ्य की पुष्टि यूनानी लेखकों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और वेनसोंग के विवरण से मिलता है। यूनानी लेखकों के अनुसार धननंद के समय में बंगाल मगध के राज्यों के अधीन था। प्लिनी के अनुसार गंगा तट का पूरा प्रदेश मगध के राज्य के अधीन में था, मगध के राजा के अधीन में था। प्लिनी ने यह बताया कि गंगा तट का पूरा क्षेत्र मगध के राजा के अधीन था। कलिंग की विजय तो स्वयं अशोक ने ही की थी, चूँकि नंदों का भी शासन था लेकिन वो स्वतंत्र हो गए थे नंदों का जब पतन हुआ था। तो अशोक का अभी साम्राज्य स्थापित था कलिंग के ऊपर, तो कलिंग का विजय तो अशोक ने किया था। इस प्रदेश में पूरे जिले में धौली और गंजाम जिले में जौगुड़ा में 2 शिलालेख मिले हैं जो ये कलिंग के साम्राज्य विस्तार का एक जीवंत प्रमाण है। वो अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य की जो सीमा निश्चित की जाती है उसकी पुष्टि उन जातियों की स्थिति से भी होती है जिन्हें अशोक ने अपने राज्य की सीमा पर माना था। ये जातियां हैं, कुछ जातियों का भी जिक्र उनके शिलालेखों में मिलता है जो योन, गांधार, कंबोज, नाभक, नाभपंक्ति, राष्ट्रिक, भोज, आंध्र और परिंद। तो ये जो अशोक का जो
साम्राज्य की जो सीमा है उसको ये जो अलग अलग जातियाँ हैं वो सभी इंगित करती हैं। तो इससे ये पुष्टि होता है कि अशोक का साम्राज्य तो वो था कितना विस्तृत था और उनके सीमा पर ये सभी जो जातियाँ थी वो निवास करती थी। यौन से तात्पर्य, अब जनजातियों के बारे में भी जान लें। यौन से तात्पर्य संभवतः उन यूनानियों से है जो निसा में रहते थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। राष्ट्रिक नासिक और पूना जिले में तथा भोज संभवतः बम्बई के पास थाना और कोलाबा जिले में रहते थे। इन जनजातियों के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल है कि नाभक और नाभ पंक्ति संभवतः बलूचिस्तान और परिंद और बलूचिस्तान से संबंध रखते थे और परिंद जो थे वो संभवतः उत्तरी बंगाल में रहते थे। तो यौन से तात्पर्य किसका है? तो यूनानियों से है जो निसा में रहते थे। गांधार जो तक्षशिला के तरफ के थे। फिर राष्ट्रिक नासिक के और पूना जिले में तथा भोज जो थे वो बम्बई के पास थाना और कोलाबा जिले में रहते थे। तो ये सभी उनके डिटेल हैं। तो इससे ये उनके साम्राज्य की सीमा के बारे में पता चलता है। अपने राज्य की सीमा के बाहर अशोक ने भारत के अंदर चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख किया है। राज्य की सीमा से ये बाहर जो इनका भी वर्णन है, इन सभी अलग अलग वंशों का, चोल थे, पांड्य थे, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी। भारत के बाहर उसने उन 5 यूनानी शासकों को माना है जो सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, सीरीन और एपीरस में राज्य करते थे। राज्य के अंदर अशोक ने बोध गया, धौली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि नगरों का भी उल्लेख किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख से काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। गुफाओं जो अशोक काल के मिले हैं उनसे भी जानकारी मिलती है। कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं उनसे भी जानकारी मिलती है। कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनसे भी अशोक के बारे में जानकारियां मिलती हैं। मतलब कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे भी जानकारियां मिलती हैं अशोक के बारे में। तो उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में आपने जाना, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के। तो थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष भी हम लोग देख लेते हैं। अंततः इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के विशाल साम्राज्य में काबुल, अफगानिस्तान और हिंदू कुश तक समस्त भूभाग सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान, मकरान, सिंध, स्वात घाटी और कश्मीर और नेपाल सहित पूर्व से पश्चिम समुद्र तक, नीचे तमिल प्रदेश तक के क्षेत्र उसके विजित राज्य थे। मौर्य साम्राज्य के विस्तार और प्रभाव के कारण ही महावंश में अशोक को समस्त जम्बू द्वीप का एक छत्र सम्राट कहा है। तो आज की क्लास में आपने जाना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में, अशोक महान के साम्राज्य विस्तार के बारे में। कल के क्लास में आप अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक मोड़ था, इसका व्याख्या करना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।